we are going to discuss paper 1 of September 2020 का discussion करेंगे. So just try this first question. I'm giving you 1 minute. Just try this question. 2 minutes दे रही हूँ मैं. Try this question. In the following table, one is a complex split. आया किसी का आंसर? Any one of you were able to solve this question? ट्राई कर रहे हो नहीं ट्राई कर रहे? एक एक ना एक इम्पॉर्टेंट हिंट दिया हुआ है ये ना ध्यान रखा करो जब भी टैबुलर फॉर्म के नीचे कुछ दिया होता है देवर सम इम्पॉर्टेंट लाइक हिंट्स होते हैं वो. So just try to take this in consideration that star is out of total blood donor. अब कहाँ कहाँ पे स्टार है उससे आपको एक हेल्प मिल जाता है. So just don't ignore these things. These small things give a very big hint. Eight is to 15. बाकी सब बाकी सब B. और किसी का आया आंसर? चलो इसको एक बार समझ लो, थोड़ा सा ट्रिकी था ये. उसके बाद नेक्स्ट वाले 4 आप लोग ट्राई करना. डिपार्टमेंट ए बी सी दिया हुआ है. परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास. कितनी गर्ल्स है? 25% गर्ल्स, 40% गर्ल्स एंड 30%. ये सुमित सर ने कराया था प्रैक्टिस में. हाँ तो बाकी सबको नहीं आता फिर अगर सर करा चुके हैं ऑलरेडी. चलो देखो छोड़ो. ये है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स. तो अगर ये परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हैं तो इसमें से वी कैन इजीली कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ बॉयज़, क्योंकि गर्ल्स प्लस बॉयज़ वुड बी 100%. सो अगर 25% गर्ल्स हैं तो 75% बॉयज़ होंगे, 60% बॉयज़ होंगे एंड 70% बॉयज़ होंगे. इसका हमें कुछ नीड नहीं है बट वी कैन पुट दिस थिंग. नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स डोनेटिंग द ब्लड. कितनी परसेंटेज ऑफ गर्ल्स ब्लड को डोनेट कर रही हैं. और दीज आर नंबर ऑफ बॉयज डोनेटिंग द ब्लड. अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इस क्लास में 40% ब्लड गर्ल्स डोनेट कर रही हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ टोटल ब्लड डोनर्स. ये स्टार का मतलब क्या है? टोटल ब्लड डोनर्स में से. सो इफ सपोज माई टोटल ब्लड डोनर्स आर एक्स, अगर मेरे टोटल ब्लड डोनर x हैं, इफ आई कैन से टोटल ब्लड डोनर इन क्लास ए डिपार्टमेंट ए अगर सपोज x हैं, तो मुझे एक चीज बताओ, 40% आर
40% ऑफ टोटल आर गर्ल्स, मतलब 60% ऑफ टोटल आर बॉयज, होगा कि नहीं होगा? 60% ऑफ टोटल बॉयज होंगे या नहीं होंगे फॉर डिपार्टमेंट ए? So that means 60% of total blood donor is equal to boys. और boys का number कितना है? How many boys are donating blood? 60% of total blood donors are boys. ये किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू 48 बिकॉज दिस इज द नंबर ऑफ ब्लड डोनेटिंग बॉयज. सो ये आपके नंबर ऑफ ब्लड डोनेटिंग बॉयज हैं. ये पॉइंट सबको क्लियर है नहीं क्लियर कि 60% ऑफ टोटल ब्लड डोनर्स जो हैं वो बॉयज हैं एंड दैट नंबर इज इक्वल टू 48. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? सो x कितना आ जाएगा? 60/100 of x is equal to 48. So if you will solve it, it is 48 multiplied by 100 by 66. 6 8 is 48. So मतलब total blood donor in A department is 80. ये clear है सबको? Total blood donor in department A is 80. ठीक है? Yes or no? अब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन डिपार्टमेंट ए, ब्लड डोनेटिंग गर्ल्स कितनी होंगी? ये इसमें यूज नहीं है बट स्टिल मुझे बताओ, अगर 80 टोटल ब्लड डोनर्स हैं, सो गर्ल्स कितनी है जो ब्लड डोनेट कर रही है? हाउ मेनी गर्ल्स? दे आर 80 माइनस 48, मतलब 32 गर्ल्स आर डोनेटिंग ब्लड. ये पॉइंट क्लियर है ना सबको? अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स इन डिपार्टमेंट ए? कितने हैं? दे आर 80 कंपेयर टू द नंबर ऑफ ब्लड डोनर इन डिपार्टमेंट बी. सो जैसे हमने ए के टोटल ब्लड डोनर्स निकाले वैसे ही हम बी के निकालेंगे. 50% गर्ल्स है तो 50% ऑफ टोटल आर बॉयज विच इज इक्वल टू 75. So x is equal to 75 multiply by 100 by 50. ये कट हो जाएगा 1 और ये 2. So 120. sorry, it is not 120. 75 multiply by 100 by 50. 5 ones are 2 5 15. So 150 are the total number of people who are donating blood in class B, department B. So 80 by 150, it will come out to be 8 by 15. So that's why my answer is 8 by 15. Is it now clear to everyone? Is it now clear to everyone? जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो लोग बताओ, क्लियर है नहीं क्लियर? जिन्होंने दे दिया उनको तो पहले ही आता है, जिन्होंने नहीं दिया उनको समझ आया नहीं समझ आया? अभी इसको ट्राई करो, अभी समझ आया ना तो इसको ट्राई करो. ट्रिक मैंने आपको बता दी, सब में वही चीज करनी है. इफ 45 फ्रॉम डिपार्टमेंट बी डिड नॉट डोनेट ब्लड, then the total number of student in department B are total number of student in department B. बी के भी आपने 150 निकाला था, वो क्या था? टोटल ब्लड डोनर. अब बताओ, टोटल ब्लड डोनर ये था. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स याद रखना शबनम, स्टूडेंट. अभी 150 लोग अगर ब्लड डोनेट कर पा रहे हैं तो क्या 120 लोग होंगे क्लास में?
देखो, आपको यहाँ तक समझ आया था कि टोटल नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स इन डिपार्टमेंट बी इज 120। यहाँ तक सबको क्लियर था? यहाँ तक सबको क्लियर था, नहीं क्लियर था? बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर था? Is my voice not audible? Is my voice not audible? Yes, audible. देखो, अब क्वेश्चन में क्या है? If 48 boys from department B did not donate blood, 75 बॉयज डोनेट कर रहे हैं, 45 ने डोनेट नहीं किया, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है डिपार्टमेंट बी में? टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर 75 ऐसे जो डोनेट कर रहे हैं प्लस 45 ऐसे जो डोनेट नहीं कर रहे, विच इज 120। सो देयर आर 120 बॉयज इन द क्लास। यहाँ तक ये पॉइंट समझ आया सबको कि 120 बॉयज क्लास में है? येस और नो? ये पॉइंट सबको क्लियर है, नहीं क्लियर कि देयर आर 120 बॉयज इन द क्लास? अब 40% इज परसेंट ऑफ गर्ल्स, 40% ऑफ टोटल, सपोज x इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 40% ऑफ x आर गर्ल्स, सो बॉयज कितने होंगे? बॉयज कितने होंगे? हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास? 60% ऑफ x आर बॉयज, 60% ऑफ x आर बॉयज। येस और नो? क्या ये 120 के इक्वल होगा? विल इट इक्वल टू 120? So x is equal to 120 multiplied by 100 divided by 62. So 200. So total number of students are 200 in the class. Clear है सबको? Is it clear to everyone? 200 would be the answer. Clear है, नहीं clear? मैम 45 कैसे आया? 45 तो कुमार गौरव क्वेश्चन पढ़ो ना। If 45 boys from department B did not donate blood, मतलब डिपार्टमेंट में से 45 बॉयज ने डोनेट नहीं किया, कितनों ने किया? 75। तो कितनों ने किया है प्लस कितनों ने नहीं किया, दैट इज टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन योर क्लास। ठीक है कुमार गौरव, सबको क्लियर है? तो द आंसर वुड बी 4, 200। अभी ये ट्राई करो, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द डिपार्टमेंट 8 हु डोनेटेड द ब्लड। नंबर ऑफ गर्ल्स इन द डिपार्टमेंट ए हु डोनेटेड द गर्ल्स। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दिया हुआ जिन्होंने डोनेट किया ब्लड, हमें नंबर निकालना है इसका। शबनम, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्लियर है ना? आपने आंसर 120 कुछ 150 बोला था, क्लियर है ना आपको? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। वन वन, चलो ठीक है, 1 है आंसर। कैसे निकला? टोटल ब्लड डोनर इन डिपार्टमेंट इज x, सो 40% ऑफ टोटल, सपोज 40% ऑफ टोटल मेरे ब्लड डोनर है। अभी आपने टोटल पहले निकाला था ना पहले वाले ऑप्शन में कि आपके टोटल ब्लड डोनर कितने हैं? फर्स्ट ऑप्शन में आपने निकाला है टोटल ब्लड डोनर इन योर दिस इज 80, निकाला था ना? तो बस सिंपल सा उसी को यूज करके करना है कि 80 टोटल ब्लड डोनर थे, उसमें से 48 बॉयज थे डोनेटिंग ब्लड, तो बची हुई 32 होंगी गर्ल्स, तो 32 वुड बी द आंसर। तो इस तरीके से जो हम पहले क्वेश्चन में जो हम इंफॉर्मेशन यूज करते हैं ना, हमेशा ध्यान रखना जहां पे भी पेपर में आप सॉल्व कर रहे हो ना, जिस पेपर में, वहां पर ना वो कॉलम बना के उसकी इंफॉर्मेशन वही डालते रहो, अदरवाइज दोबारा फिर से निकालना पड़ेगा टोटल, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, याद नहीं रहेगा, दोबारा निकालना पड़ेगा।
सो बेटर है कि जो जो इन्फॉर्मेशन निकालते जा रहे हो एक और कॉलम बनाओ, उसमें ऐड करते जाओ ताकि आप उसी को यूज कर सको। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था 80 ब्लड डोनर्स से डिपार्टमेंट ए में, 48 उसमें से बॉयज है, तो 80 माइनस 48 इट इज 32। ठीक है, क्लियर है? आंसर वुड बी 1/3 का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ ट्राई दिस फोर्थ क्वेश्चन। Now try this fourth question. The number of student who donated blood in department C, बहुत easy जैसे सारे पहले करें. The number of student who donated blood in department C. So because this is a very important hint कि ये टोटल में से हैं, तो याद रखना ये छोटे छोटे हिंट्स बहुत जरूरी होते हैं. Yes, आंसर इज 130. कैसे आया? नंबर ऑफ बॉयज दिए हुए हैं, सो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स डोनेटिंग 70%, तो बॉयज इज 30% ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 39. So x is equal to 39 multiplied by 100 divided by 30. It will cut down, it will 13. So 130 would be total number of person who are donating the blood. So the answer for this question is 3. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? अब ये बताओ, in case all the girls in a department A donated blood, suppose you think कि all the girls जो थी डिपार्टमेंट ए में उन्होंने डोनेट किया ब्लड, तो आपकी कितनी गर्ल्स निकली थी यहाँ पे डोनेटेड ब्लड वाली? कितनी गर्ल्स निकली थी? किसी को याद है? 32. सो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है इन केस ऑल द गर्ल्स इन डिपार्टमेंट ए डोनेटेड ब्लड, then the number of boys in the department A who did not participate in blood donation camp. So number of लड़के बताओ जिन्होंने ब्लड डोनेट नहीं करा. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या चीज यूज कर सकते हो? ये 32 किसके इक्वल हो सकता है? 32 किसके इक्वल हो सकता है? इस लाइन से कुछ पता चल रहा है? इन केस ऑल द गर्ल्स इन डिपार्टमेंट है, क्योंकि आपको टोटल नंबर से निकालना है कुछ. Yes, because 32 girls ने डोनेट किया. Yes, it is equal to 40% of X is equal to 32. ये X क्या है? टोटल नंबर ऑफ ब्लड डोनेटिंग पर्सन. बट उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया ये 32 वो उतनी गर्ल्स हैं जितनी टोटल प्रेजेंट है. सो अगर मेरा X है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास है, सो 25% ऑफ X वुड बी इक्वल टू 32. So X is equal to 32 into 100 by 25. This will give me total number of students in the class. So total number of students में क्या होगा? कैलकुलेट करो कितना आता है. 1 पे जाएगा, नहीं सॉरी ये 4 पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, 25 है ना. हाँ, so there are 128 people in the class. 128 लोग हैं क्लास में. 128 में क्या क्या इंक्लूडेड है? गर्ल्स जिन्होंने डोनेट किया है प्लस जिन्होंने डोनेट नहीं किया, वो तो आपकी 32 है, प्लस बॉयज जिन्होंने डोनेट किया है, प्लस बॉयज जिन्होंने डोनेट नहीं किया. क्या ये 128 के इक्वल होगा इक्वेशन? वुड इट बी इक्वल टू 128? यस और नो? तो ये इक्वल होगी, तो इससे मैं x निकाल सकती हूँ. सो 40, 50, 60, 70, 80. So 128 minus 80 will give me 48 are the boys who didn't donated the blood. So fifth का आंसर है 2. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes or no?
ठीक है, क्लियर है ना? फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। पैथोजेंस इन वाटर, वाटर में ये पैथोजेंस हैं। कौन सी डिजीज कॉज करता है, इसका आंसर आपको देना है। थोड़ा सा आपको पता होगा, कोई भी ऐसा जो आपको पता हो। कॉलेरा कैसे होता है, किसी को पता है कॉलेरा कैसे होता है? हेपेटाइटिस कैसे होता है? कॉलेरा हेपेटाइटिस तो बहुत कॉमन है। कॉलेरा होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम बोलते हैं विब्रियो कॉलेरा। Vibrio cholera is the bacteria which causes cholera. So it is caused by drinking or eating contaminated water or food. खराब पानी या खराब खाना खाने से ये कॉलेरा होता है. This is Vibrio cholera bacteria. So cholera is caused by bacteria. So B का है 1. So either this or this. नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज वेरी वेल नोन कंडीशन। इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर विच इज कॉज्ड बाय द वायरल इन्फेक्शन। गुपचुप आर आल्सो बेस्ट। गुपचुप, ये गुपचुप क्या है? हेपेटाइटिस इज कॉज बाय द वायरस, वायरल इन्फेक्शन से कॉज होता है। हेपेटाइटिस के डिफरेंट डिफरेंट काइंड होते हैं। हेपेटाइटिस A B C D E आई मैं दिखा देती हूँ, बट हेपेटाइटिस इज कॉज बाय वायरस, तो ए का थ्री दोनों के ऑप्शंस यही हैं। अब दूसरा होता है स्टोकियामासिस एंड डायसेंट्री। डायसेंट्री एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज है जिसमें आपको डायरिया होना शुरू हो जाता है, आपको लूज मोशन होते हैं। डायसेंट्री इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज विच इज कॉज्ड बाय एक बैक्टीरिया, या तो एक बैक्टीरिया कॉज करता है जिसे मैं बोलती हूँ शिगेला, शिगेला बैक्टीरिया कॉज करता है, या फिर एक एमीबा, एमीबा आर प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोआ कॉज करता है जिसको बोलते हैं एंट अमीबा, एंट सॉरी एंट अमीबा histolytica. This is the protozoan which causes this disease. So your dysentery would be D. So dysentery, एक मिनट, D का dysentery, सॉरी डायसेंट्री आपका प्रोटोजोन हुआ ना, प्रोटोजोन, तो सी का 4। सो दिस वुड बी द आंसर, सी का 4 हुआ। और बाकी बचा हुआ स्टोकोटोमियासिस जो होता है, इसको हम स्नेल फीवर भी बोलते हैं। इस डिजीज का नाम है स्नेल फीवर। इट इज कॉज्ड बाय पैरासिटिक फ्लैटवर्म। पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स होते हैं, उनसे कॉज होता है। सो इट इज अ पैरासिटिक इन्फेक्शन। सो द आंसर वुड बी 4th। ये थोड़ा सा बस कॉमन अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। एक मिनट थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको, एक मिनट। क्या है इसे, अच्छा एक पेपर, चलो कोई नहीं, ठीक है। क्लियर है नहीं क्वेश्चन? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? लेट मी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 को देख के बताओ क्या आंसर होगा। हाँ, GUI, what does GUI stand for? GUI stand for graphical user interface. GUI stand for graphical user interface. It is a kind of, it is a form of user interface. ये एक
एक काइंड ऑफ यूजर इंटरफेस है जो हेल्प करता है हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कनेक्ट होने के लिए. सो दिस विल हेल्प मी इन कनेक्टिंग विद योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. तो इसमें क्या होता है, एक मिनट रुको. Join to the meeting. Downloads. Share. ये क्या हो रहा है, एक पेज क्यों आ रहा है ये. अच्छा, ठीक है. ठीक है. सो GUI इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर? इट इज GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. कहाँ गया ऑप्शन? PDF is my PDF not visible? Is my PDF not visible? Not visible? Why? फिर क्या दिख रहा है? अभी दिख रहा है? Now you are able to see? Yes, ना, ठीक है. So GUI is graphical user interface. इसका फुल फॉर्म है C. ये होता क्या है? It is a form of user interface. Suppose ये मेरा यूजर है. यूजर को एक लैंग्वेज तो आती नहीं है कंप्यूटर की. कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल होती है? दैट इज बाइनरी लैंग्वेज विच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय योर कंप्यूटर. सो यूजर को एक ग्राफिकल इंटरफेस चाहिए होता है जिसकी हेल्प से, जस्ट लाइक यस डेस्कटॉप आइकन, सो इट इज ग्राफिकल इंटरफेस. ये ग्राफिकल इंटरफेस क्या करता है? हम इसको कमांड देते हैं, हम इसको लिखते हैं, वो डिस्प्ले सर्वर को भेजता है. डिस्प्ले सर्वर विल टेक दिस कमांड, वो कर्नल को भेजेगा और कर्नल हार्डवेयर को भेजेगा, फाइनल रिजल्ट भेजेगा. सो दिस GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज अ इंटरफेस विच हेल्प अस टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर, और कंप्यूटर उसको अपनी रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर हमें फाइनली रिजल्ट देता है. So GUI help the user to interact with the system. सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने में, ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम टास्क को परफॉर्म कर सके और अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर को चीज़ें दे सके और वो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे. सो फॉर मेकिंग आवर वर्क इजी GUI यूज होता है. GUI के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज GNOME शेल. ये एक शेल होता है. कुछ कुछ एग्जाम्पल है, जस्ट लर्न देयर नेम. GNOME शेल, शुगर, मेट, मेट करके एक होता है, aqua. These are some example of graphical user interface. GNOME shell, sugar, mate, aqua, these are all the example of graphical user interface. So the answer would be 3. Clear है सबको ये question? Is this question number 7 clear to everyone? Is it clear to everyone? Now read this question number A. Identify the features of scientific method from the following list. First, tell me first. Clearly defined variables and procedure. आप अपने किसी भी साइंटिफिक मेथड में अपने प्रोसीजर्स को और अपने वेरिएबल को बिल्कुल सही से डिफाइन करो. क्या ये नेसेसरी है या नहीं नेसेसरी? इज इट नेसेसरी और नॉट? यस, वन इज नेसेसरी. ए होना चाहिए. नेक्स्ट इज वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं. व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर डिफरेंट फैक्टर्स विच कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आर स्टडी. लाइक सपोज अगर मैं बोल रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ लंग कैंसर में. So first I have to identify all the variables, all the factors. What all are the factor which causes lung cancer? Like smoking से lung cancer होता है, कोई mutation से lung cancer होता है. So what are the different factors which can cause lung cancer? Those all factors are called as variables. So हमें इन variables को define करना चाहिए और procedure कैसे हम अपनी study को perform कर रहे हैं वो हमें define करना चाहिए. So this play an important role. So first is correct.
नेक्स्ट इज एम्पेरिकली वेरीफिएबल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? जो आप स्टडी के शुरू होने से पहले हाइपोथेसाइज करते हो कि अगर मैं ऐसे 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 से ये करूंगा तो मुझे ये आउटकम मिलेगा। दिस इज हाइपोथेसिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेशनल ऑफ योर वर्क। रेशनल और हाइपोथेसिस आर सेम। दोज आर द थिंग्स दैट यू थिंक कि हाँ ये चीज होनी चाहिए ऐसे, जिसको आप क्या करोगे, आप वेरीफाई करोगे अपनी रिसर्च को। ठीक है। सो हाइपोथेसिस इज अ स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक क्लियर और टेस्टेबल, एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो क्लियर हो, जिसको आप टेस्ट कर सको, जिसको आप प्रिडिक्ट कर सको अबाउट द possible outcome of your scientific thesis. So the hypothesis that is assumed, जिसको आप assume कर रहे हो, वो टेस्टेबल होनी चाहिए, मतलब आप उसको टेस्ट कर सकते हो, एंड दैट मस्ट बी एक्सपेरिमेंटली प्रूवेबल। सो एनीथिंग जिसको आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो या टेस्ट कर सकते हो, वैसी ही आपको हाइपोथेसिस बनानी चाहिए। अगर आप किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट ही नहीं कर सकते तो क्या फायदा, उसको आप बोल ही नहीं पाओगे वो ठीक है गलत है। सो व्हाट डज एम्पेरिकल मीन्स? एम्पेरिकल मीन्स anything that can be proved by either observations or the experiment। किसी भी चीज को जिसको आप प्रूव कर सकते हो ऑब्जर्वेशन से या फिर एक्सपेरिमेंट से, उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल स्टेटमेंट्स। सो आपकी हाइपोथेसिस को आप ऑब्जर्वेशन से या फिर किसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सको, ऐसी हाइपोथेसिस होनी चाहिए। सो बी शुड बी ऑल्सो करेक्ट। ये क्लियर है कि ए और बी क्यों करेक्ट होने चाहिए? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ इज थर्ड, लिटल और नो स्कोप ऑफ करेक्शन, सेल्फ करेक्शन। आपने कोई हाइपोथेसिस बना दी, अब क्या चाहते हो, क्या इसको अभी थोड़े टाइम बाद जब उसको परफॉर्म करो आपको पता चला नहीं भाई मैं तो ये चीज गलत सोच रही थी, ये ऐसे होनी चाहिए थी, तो ऐसा होना चाहिए ना कि आप अपने आप को करेक्ट कर सको। अपने आप को करेक्ट ही नहीं कर सकोगे तो क्या फायदा आपकी रिसर्च का? आपको नहीं पता ये जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है वो ठीक है गलत है, बीच बीच में जब आप उसको परफॉर्म कर रहे हो तो यू हैव टू चेंज समथिंग। सो अपने आप को करेक्ट करने का हमेशा एक स्कोप होता है रिसर्च में। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट दैट लिटिल और नो स्कोप फॉर सेल्फ करेक्शन, मतलब आप अपने आप को सेल्फ करेक्ट ही नहीं कर रहे हो। सो दिस इज रॉन्ग। यहाँ तक क्लियर है? ए भी होना चाहिए इंक्लूड और सी नहीं होना चाहिए। तो देखो और तो इनमें सारे ऑप्शंस गलत हैं। सी इंक्लूड है इसमें, सब में सी इंक्लूड है और इनमें ए इंक्लूडेड ही नहीं है, तो इसी से पता चल रहा है आंसर ए होगा। लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं। लिंग्विस्टिक जस्टिफिकेशन ऑफ कंक्लूजन। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स आप अपने कंक्लूजन को सिर्फ लैंग्वेज से समझा रहे हो, मतलब आप उसमें कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे रहे, आपने सिर्फ लैंग्वेज को तोड़ मड़ोड़ के कुछ भी लिखकर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो अपने कंक्लूजन को। दैट इज नॉट पॉसिबल। यू शुड गिव द जस्टिफिकेशन एक्सपेरिमेंटली, थ्योरेटिकली, आपका पूरा वैलिड प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लैंग्वेज को यूज करके कंक्लूजन दे रहे हो। लैंग्वेज अगर आपको आती है, इंग्लिश आप अच्छा लिख लेते हो तो आप चीजों को एक्सप्लेन कर दोगे, नो, आपको सिर्फ लैंग्वेज को यूज नहीं करना, लैंग्वेज के साथ साथ आपको अपनी स्टडी का एक्सपेरिमेंटल चीजें उसके अंदर लिखनी है, जो आपने ऑब्जर्व करा वो सब लिखना है। तो दैट्स व्हाई linguistic justification of conclusion is not only one thing that required to be done। linguistic के साथ साथ आपको experimental proof होना is more necessary than linguistic। ग्रामर तो आप किसी से भी चेंज करा लोगे, इंग्लिश आप खराब लिख रहे हो तो इतने सारे लोग होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, दे आर पेड, और इवन कुछ आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको हेल्प कर देंगे। बट अगर आपने एक्सपेरिमेंट ही नहीं करा, आपके पास कंक्लूजन का कुछ वैलिड प्रूफ ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं उस रिसर्च का। So linguistic justification of conclusion is wrong। Ability to rule out rival hypothesis। rival का मतलब होता है गलत, गलत hypothesis को रूल कर पाना, अब पता लगा पाना ये hypothesis गलत है या नहीं है। so ये ability होना is necessary। so that's why A, B and E are correct। alternative explanation means राइवल हाइपोथेसिस मीन्स जो गलत हाइपोथेसिस है उसको आप बता रहे हो, आपकी खुद की हाइपोथेसिस भी गलत हो सकती है और हो सकता है दूसरी कोई गलत हो,
ऐसा जरूरी नहीं होता जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई है वो पक्का सही निकलेगी। एक्सपेरिमेंट करने के बाद कभी कभी देयर आर चांसेस कि आपकी खुद की हाइपोथेसिस गलत निकले, बट ऐसा नहीं है कि दोज रिजल्ट्स आर रॉन्ग, दे आर आल्सो एक्सेप्टेबल, बिकॉज आपने कोई गलत चीज को भी बताना, गलत रिजल्ट्स सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं होते, रिजल्ट्स कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव, एनी काइंड ऑफ रिजल्ट शुड बी एक्सेप्टेबल। तो राइवल का मतलब होता है गलत, गलत चीज को आप रूल आउट कर रहे हो, गलत हाइपोथेसिस को आप रूल आउट कर रहे हो, सो दिस शुड बी प्रेजेंट, सो दैट्स व्हाई माय ई स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड ए बी एंड ई इज आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? yes. Now tell me the question of ninth का आंसर बताओ। In which level of teaching there is optimum scope for cognitive interchange requiring analysis and synthesis? कॉग्निटिव का मीनिंग क्या है कि जहाँ पे आप अपना दिमाग, अपना इंटरप्रिटेशन, कॉग्निटिव का मतलब होता है नॉलेज, जहाँ पे आप नॉलेज लगा के चीजों को एनालाइज कर रहे हो और उन चीजों को समझ रहे हो। So there are three kind of teaching ability. One is called as memory level teaching, MLT, memory level teaching. Second is called as understanding level teaching, and third is called as reflecting level teaching. मेमोरी लेवल टीचिंग में देयर इज जस्ट मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स, सिर्फ फैक्ट्स को याद करना है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में क्या है, आप मेमोराइज कर रहे हो उन फैक्ट्स को और उन फैक्ट्स को समझने की भी कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश कर रहे हो। लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द नॉलेज दैट इज गेन्ड बाय एमएलटी एंड यूएलटी। आपको इससे और इस स्टेज से जो नॉलेज मिली है उसको यहाँ पे आप जब अप्लाई करते हो, दैट विल बिकम द रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, and this reflective level teaching is the most advanced one. MLT was given by Herbert, ULT was given by Morrison, RLT was given by Hunt. So out of these एमएलटी, याद कराना, किस स्टेज में याद कराना जरूरी होता है, जब आप पैडागॉगी स्टेज में होते हो। व्हाट डज पैडागॉगी स्टैंड फॉर? पैडागॉगी मतलब चाइल्ड को किस तरीके से पढ़ाते हैं। अब जब हम बच्चे होते हैं तो हमें रट्टा मरवाया जाता है ना, 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, ABCDEFG सब रट्टा मरवाते हैं ना, हमें मेमोराइजिंग कराते हैं ना चीजों को। तो एट पैडागॉगी आपको चीजों को मेमोराइज कराया जाता है। बट एज यू मूव इनटू एंड्रागॉगी स्टेज, मतलब आप एडल्टहुड में जाते हो, तो आप एमएलटी से आपको यूएलटी और यूएलटी से फिर आपको आरएलटी में शिफ्ट करते हैं। So MLT is the approach in pedagogy, whereas ULT and RLT is the when you are transitioning from pedagogy to andragogy. So MLT involve learning of fact, ULT involve understanding of fact, and RLT involve analysis and application of fact. मतलब जो आप facts को understand किया, अब उसको analyze करो और apply करो। So out of these फोर, अब ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस मीन्स द एबिलिटी और opportunity to make your own decision without control by anyone else. देखो, ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ लेवल टीचिंग का मीनिंग क्या होता है? ऑटोनोमस मतलब खुद ब खुद अपने सारे डिसीजन, ऑटोनोमस मतलब अपने आप से अपने डिसीजन को ले पाना इज कॉल्ड एज ऑटोनोमस। बट टीचिंग में हमेशा लर्निंग की, टीचिंग की स्टेज में याद रखना टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। आप खुद से लर्निंग आप तब करना शुरू करते हो जब आपकी पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म हो गई है। विद योर एक्सपीरियंस जो आप लर्निंग गेन कर रहे हो, दैट इज ऑटोनोमस लेवल ऑफ टीचिंग। बट बिकॉज दे आर आस्किंग यू इन विच लेवल ऑफ टीचिंग, so level of teaching में autonomous is not a one of the, it is not one of the factor. This start when your actual स्कूल लाइफ एंड योर कॉलेज लाइफ कंप्लीटेड, जब आप एक्सपीरियंस से चीजों को सीखते हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोनोमस लेवल डेवलपमेंट ऑफ लेवल टीचिंग। बट दिस इज नॉट one kind of teaching, only these three are the kind of teaching.
Out of these four, tell me which involve optimal scope of cognitive interchange. ऑप्टिमल स्कोप मतलब बहुत ज्यादा आपको स्कोप मिल रहा है अपना नॉलेज लगाने का. सो द आंसर वुड बी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. अभी उन्होंने ऑप्टिमम स्कोप लिखा है कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके इंटरचेंज करने के, नॉलेज इंटरचेंज करने के, बिकॉज यूएलटी में भी हम अपना नॉलेज अंडरस्टैंड करते हैं, बट दिस इज द बेस्ट वन. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? 9th क्वेश्चन क्लियर है सबको? इज इट क्लियर और नॉट? Now, tell me the answer for 10th question number 10. Given two below are two statements. Reliability is a necessary but insufficient condition for validity aspect of research tool. Reliable का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी मतलब रिलायबल रिजल्ट्स, मतलब आप जो रिजल्ट्स दे रहे हो उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब ट्रस्टेबल रिजल्ट्स हैं. क्या ट्रस्टेबल रिजल्ट रिलायबिलिटी नेसेसरी कंडीशन है? यस, आपके रिजल्ट्स ऐसे होने चाहिए जो वैलिड हो, जो रिलायबल हो. बट क्या ये सिर्फ अकेली कंडीशन है या इसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट सही या गलत है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और फॉल्स? इट इज ट्रू. वाई इट इज ट्रू? कि अगर हमें वैलिडिटी की बात करते हैं, वैलिडिटी का मीनिंग क्या होता है? वैलिडिटी एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च की हम बात करते हैं. ये क्या हो गया? एक मिनट. यहाँ पे पूछ रहे वैलिडिटी एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च. चार्ट बॉक्स हो गया. हाँ, तो वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? वैलिडिटी इज द एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक जो आपने कंसेप्ट बताया, जो आपने कंक्लूजन बताया, वो सही है, और वो कितने एस्पेक्ट तक आप उसको जर्नलाइज कर सकते हो. मैंने आपको, पता नहीं आपको पढ़ाया है नहीं पढ़ाया, या जिसने भी आपको पढ़ाया उसने आपको समझाया होगा, वैलिडिटी दो काइंड की होती है, इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी. व्हाट डज इंटरनल वैलिडिटी? इंटरनल वैलिडिटी का मतलब है जो आपने रिजल्ट लेकर आए वो सही हैं, दे आर रियल, रिलायबल, आपके केस में सही है. दैट मीन्स इंटरनल वैलिडिटी है, आपके जो रिजल्ट है वो सही है. बट हाँ, दैट इज क्रेडिबिलिटी. बट क्या जो आपके रिजल्ट आए हैं, क्या आप उसको ऑल ओवर यूनिवर्स उसको जर्नलाइज कर सकते हो? इज जर्नलाइजेशन पॉसिबल इन योर रिजल्ट? दैट इज द एक्सटर्नल क्रेडिबिलिटी. तो हो सकता है आपकी रिसर्च सिर्फ इंटरनली वैलिडेटेड हो, और हो सकता है एक्सटर्नल वैलिडेटेड हो. अगर एक्सटर्नल वैलिडेटेड है तो इंटरनल तो पक्का होगी ही होगी. अगर जर्नलाइज कर पा रहे हो तो वो इंटरनल तो पक्का सही होगी. बट इंटरनल है तो श्योरिटी नहीं है कि वो आपके एक्सटर्नल वैलिडिटी भी हो. सो दैट मीन्स रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी मतलब रिजल्ट ठीक आए हैं, मतलब ये इंटरनल वैलिडेटेड है. बट क्या एक्सटर्नल वैलिडिटी है, वैलिडेटेड है? रिलायबिलिटी से ये चीज नहीं पता चलती कि आपके रिजल्ट एक्सटर्नल वैलिडेटेड है या नहीं है. सो इट इज नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन है. मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें और होती हैं जो वैलिडिटी को डिस्क्राइब करती है, जैसे वन ऑफ देम इज जर्नलाइजेबल. समझ आया? सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अगर वो क्वेश्चन में बोलते रिलायबिलिटी इज द ओनली कंडीशन, इट इज द ओनली कंडीशन फॉर वैलिडेटेड एस्पेक्ट, तो आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती. बट उन्होंने कहा इट इज नेसेसरी. यस, इट इज नेसेसरी बट इनसफिशिएंट. इसके अलावा भी कुछ और चीजें आपको बतानी होती है. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये समझ आया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब सेकंड बताओ. वैलिडिटी इज थ्रेटेंड. वैलिडिटी खराब हो जाती है. कब खराब होती है? व्हेन अ टेस्ट मेजर only the construct it is trying to measure in a research.
एक आपको बताया था कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो लिखा है कि ये कर सकता है, वो कर पा रहा है, दैट मीन्स इट इज कंस्ट्रक्ट वैलिडेटेड। ठीक है, कंस्ट्रक्ट वैलिडेटेड है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि कंस्ट्रक्ट वैलिडेटेड है। बट अब वो बोल रहे हैं वैलिडिटी खराब हो जाएगी जब टेस्ट मेजर करता है ओनली द कंस्ट्रक्ट इट इज डिजाइन टू मेजर। क्या वैलिडिटी खराब होगी? अगर जो लिखा है वो चीज वो मेजर कर पा रहा है तो क्या वैलिड है या नहीं है रिजल्ट? आर दे वैलिड और नॉट? जो बॉक्स के ऊपर लिखा है, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा है, वो उसको मेजर कर रहा है, तो वो तो सही है ना। आपकी वैलिडिटी थ्रेटेंड कैसे होगी? दैट इज नॉट थ्रेटेंड। इफ इट इज मेजरिंग व्हाट इट हैज टू मेजर, देन इट इज नॉट, इट इज वैलिडेटेड। बट उन्होंने बोल दिया वैलिडिटी इज थ्रेटेंड, मतलब वैलिडिटी खराब हो जाएगी अगर वो वही मेजर कर रहा है जो लिखा है, बट वो खराब नहीं होगी, वो तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। So that's why this statement is incorrect. Statement 1 is true and statement 2 is false. So my answer is 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Clear है सबको ये? Is this question clear to everyone? Clear. 11th का आंसर बताओ. A university teacher proposes a research project on why parents are apathetic to the university program. बताओ. Which of the following? Why parents are apathetic to universal project, university program? मतलब हम ये देख रहे हैं पेरेंट्स क्यों एपेथेटिक हैं, मतलब पेरेंट्स क्यों बोल रहे हैं कि आपकी चीजें खराब है नहीं है, मतलब अगर हमें ऐसा कुछ रिसर्च करना है तो क्या आंसर होगा? लास्ट वाला आंसर 3 है ना? लास्ट वाला आंसर इज 3। श्वेता, स्टेटमेंट 1 ट्रू है एंड स्टेटमेंट ट्रू जो 2 है वो फॉल्स है। क्लियर है ना श्वेता? ओके, ठीक है। अब 11th का आंसर बताओ। अब मुझे एक चीज बताओ, इस रिसर्च में वाई पेरेंट्स आर एपेथेटिक टू यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, क्या मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है या सिर्फ कुछ क्वेश्चन वोश्चन पूछूंगी उसी पे मेरा काम हो जाएगा? हैव आई नीड टू डू सम एक्सपेरिमेंट, और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, या नॉन एक्सपेरिमेंटल है? कौन सा काइंड होगा ये? is it a experimental or it's a non? दो kind of research होती है, one is non experimental which is also called as observation or also called as descriptive, second one is experimental. Yes, it is non experimental क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछने हैं। सो फर्स्ट तो आंसर होगा नहीं। हिस्टोरिकल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड में होता है जब आप अपनी स्टडी को किसी हिस्टोरिकल मतलब पुराने टाइम से कंपेयर कर रहे हो। क्या आप यहाँ पे अपनी अपनी स्टडी में कुछ पुरानी चीजों से कंपेयर कर रहे हो? यू आर नॉट डूइंग समथिंग। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है? एक्स पोस्ट फैक्टो इज अ काइंड ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल। वाई इट इज क्वासी एक्सपेरिमेंटल? क्योंकि इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट होते भी हैं और कुछ लेवल पे एक्सपेरिमेंट नहीं भी होते। एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च का मतलब है आफ्टर द फैक्ट हैज अकर्ड, मतलब आपका एक फैक्ट हो चुका है, मतलब आपका एक आउटकम आ चुका है, यू हैव गॉट द आउटकम, नाउ यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ दिस आउटकम। सो कॉजुअल इफेक्ट रिलेशनशिप की इन चीजों से ये चीज होती है, जब आप ये चीज पता करते हो कॉजुअल इफेक्ट रिलेशनशिप, उनको हम एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च बोलते हैं। मतलब आफ्टर द फैक्ट हैज अकर्ड, मतलब आउटकम आ चुका है, अब आप उस देख रहे हो कि ये आउटकम क्यों क्यों आया, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस बिकॉज ऑफ विच दिस आउटकम हैज टेकन प्लेस। तो दैट इज द एक्सपोज फैक्टर। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, आपके कोई फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन मेथड। यस, पेरेंट्स को एनरोल करोगे, उनसे ऑब्जर्वेशन करोगे, उनसे आंसर लोगे, देन यू विल गेट टू नो। सो योर थर्ड वुड बी द आंसर। क्लियर है सबको ये?
Is question number 11th clear to everyone? Clear. 12th बताओ. Given our two statement, ICT based teaching support system has the potential to optimize the learning outcome. True or false? Is it true or false? आईसीटी से क्या टीचिंग सपोर्ट में हेल्प हो रहा है? येस, इट इज हेल्पिंग अ लॉट. अभी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब आपका एक कंप्यूटर कंप्यूटर होता ही नहीं, तो कैसे हम आपको यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहे होते? हम ऑनलाइन पढ़ा ही नहीं पाते बिकॉज पेंडेमिक में आप लोग बाहर नहीं जा सकते. तो दिस आईसीटी इज हेल्पिंग यू टू लर्न, टू ऑप्टिमाइज द लर्निंग आउटकम. तो दिस इज ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट टू. Recent research have reported that factors relating to social competence contribute more to the learning than mere cognitive intelligence does. कॉग्निटिव इंटेलिजेंस मतलब आपको नॉलेज कितना है सब्जेक्ट का. सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है इट कंसिस्ट ऑफ सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल स्किल्स. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सोशल स्किल्स क्या हैं आपके पास, इमोशनल स्किल्स क्या हैं, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, सब कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं. not only the knowledge, many other factors plays an important role in your learning. So this is also correct that not only cognitive intelligence, social competence is also an important part, an important factor which play a role. So your both statements are true. मेयर कॉग्निटिव का मतलब है कि सिर्फ खाली कॉग्निटिव. मेयर मतलब रेयरली कॉग्निटिव, मतलब मेयर इज ओनली कॉग्निटिव स्किल. क्या सिर्फ ओनली लर्निंग, सिर्फ ओनली नॉलेज हेल्प करती है आपको लर्न करने में चीजों को? नहीं, नॉलेज के अलावा भी बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 12, इज इट क्लियर टू एवरीवन दैट द आंसर इज 1? Clear. Then question number 13. Match list 1 with list 2. Assessment and test interpretation method and their description. देखो, हाँ, यस, बी इज आंसर. सबसे इजी है फॉर्मेटिव एंड समेटिव. फॉर्मेटिव में क्या होता है? फॉर्मेटिव इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल इवैल्यूएशन. सबमेटिव इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल इवैल्यूएशन. फॉर्मेटिव में क्या होता है? आपका एक, सपोज आपका एक ईयर का कोर्स वर्क है और बार बार बीच बीच में आपको थोड़ा सा कोर्स कराया, टेस्ट लेंगे, फिर आपकी प्रोग्रेस देखेंगे, फिर थोड़ा सा कोर्स कराया, आपकी प्रोग्रेस लेके देखेंगे. तो इन बिटवीन आपकी बहुत सारे आपके इवैल्यूएशन होते रहते हैं और पता चलता है कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है पहले के कंपैरिजन में. सबमिटिव में क्या होता है? सिर्फ जब आपका सारा कोर्स कंप्लीट होता है तभी आपका, मतलब एक बार इवैल्यूएशन होती है. सो आपको फर्स्ट, सपोज आप 10th क्लास में हो तो आपको 11th क्लास में भेजना नहीं भेजना, बिल्कुल 10th के एंड में आपका पेपर होगा आपका फ्यूचर डिसाइड करने के लिए कि क्या आपको उधर भेजना नहीं भेजना, उस बेसिस पर आपका एग्जाम ले रहे हैं. So this is summative evaluation where the test is taken only at the end. So it will like it is a kind of external evaluation. नेक्स्ट होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग. इसका मीनिंग क्या होता है? नॉर्म एंड क्राइटेरिया. नॉर्म रेफरेंस टीचिंग में क्या होता है? आपका यहाँ इवैल्यूएशन होता है और यहाँ पे आपको आपको दूसरे बच्चों से कंपेयर किया जाता है.
कि आपके मार्क्स इतने हैं, इसके मार्क्स इतने हैं. सो सपोज this person is first in the class and you are second in the class. So in norm reference teaching, the scores are given in the form of rank of different adults. अलग अलग लोगों की रैंक दी जाती हैं. So there is a comparison with different students. अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ कंपैरिजन किया जाता है नॉर्म रेफरेंस में. whereas क्राइटेरिया रेफरेंस जो होता है, जो नॉर्म रेफरेंस होता है वो एडोलेसेंस जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए किया जाता है. लेकिन जब लोग एडल्ट बन जाते हैं तो उनका कंपैरिजन किसी और इंसान से नहीं किया जाता. उनका कंपैरिजन किया जाता है कि हाँ, इतना आपको अचीव करना था. सपोज दिस इज अ स्टैंडर्ड पॉइंट, क्या आप इससे ऊपर कर पाए या नहीं कर पाए. So this is criteria reference evaluation. In this, the scores are given as the percent, that how much percent you have obtained. मतलब अगर आपने इतने परसेंट से ऊपर किया तो आपको मतलब सब्जेक्ट आता है, अगर आपने इससे कम किया तो आपको सब्जेक्ट नहीं आता. तो आपको किसी और बच्चे से कंपेयर नहीं किया जा रहा, किसी और इंसान से कंपेयर नहीं किया जा रहा, आपको एक स्टैंडर्ड कंडीशन से कंपेयर किया जाता है. That is called as criteria reference testing. So these are 4 kind. ये क्लियर है ना सबको इन चारों का मीनिंग. अब हम देखते हैं ए फॉर्मेटिव असेसमेंट. द टेस्ट डाटा हेल्प अस टू डिटरमाइन स्टूडेंट रैंक. स्टूडेंट रैंक किस बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं. रैंक कहाँ बोला था मैंने, नॉर्म रेफरेंस में. जब हम स्टूडेंट की रैंक बनाते हैं नॉर्म रेफरेंस में. सो सी का होना चाहिए 1, सी का होना चाहिए 1, सिर्फ एक ही ऑप्शन में वैसे तो, बाकी हम आगे बढ़ते हैं. द टेस्ट डाटा टेल अस अबाउट द स्टूडेंट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी. मतलब स्टूडेंट को ये आता है या नहीं आता, मतलब उसको सब्जेक्ट की नॉलेज है नहीं नॉलेज. सो दैट मीन्स ये 2 किसका आंसर होगा, क्राइटेरिया रेफरेंस का. कि अगर इससे ऊपर आया तो मतलब उस सब्जेक्ट की उसे नॉलेज है, इससे कम आया मतलब उसे उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है. सो डी का आंसर है 2. नेक्स्ट, the intention in the evaluation is to identify the scope for improvement किस में हो पाएगा, फॉर्मेटिव में, समेटिव में. इट इज पॉसिबल इन फॉर्मेटिव बिकॉज बीच बीच में टेस्ट हो रहे हैं तो आपको बता रहे हैं कि हाँ आप में ये इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. सो ए का आंसर होगा 3. रिमेनिंग फोर्थ वन इज evaluation is in the form of judgment to be used for at least immediate future का एस्टिमेट, इमीडिएट फ्यूचर का. लाइक अभी मैंने 10th का एग्जाम दिया, अब मेरा इमीडिएट फ्यूचर का है, क्या है मेरा इमीडिएट फ्यूचर. ये नहीं है कि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेरा इमीडिएट फ्यूचर है 11th क्लास. सो इमीडिएट फ्यूचर के लिए मैं ये यूज करती हूँ समेटिव एवेल्युएशन. सो द सेकंड वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 13 सबको क्लियर है, यस और नो? ठीक है, अब बाकी मैं क्वेश्चन नंबर 14 से फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करती हूँ. ठीक है, थैंक यू सो मच.